नमस्कार। आज मैं आपको ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथा सार बताना चाहूँगी। तो चलिए प्रथम अंक से हम देखेंगे। प्रथम अंक में क्या होता है, नाटक का आरंभ पहाड़ी प्रदेश में रामगुप्त के सैनिक शिविर से होता है। मंच पर सर्वप्रथम ध्रुव स्वामिनी के दर्शन होते हैं, जिसके पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी के प्रथम वाक्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि वह क्षुब्ध है। उसके आक्रोश का कारण यह है कि उससे रामगुप्त के अंतपुर में ऐसे अपमान और अवहेलना का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है कि वह अपना रामगुप्त के साथ विवाह होना अभिशाप समझती है। उसके साथ वाली स्त्री जो जानबूझकर गूंगी होने का अभिनय कर रही है, जब उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती तो वह खींच कर कह उठती है कि इस महाराज महल में जिधर भी देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे ही दिखाई देते हैं। क्या एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें मनवांछित संपूर्ण गुण हो? जब झरने के किनारे एकांत देखकर खड्गधारिणी उससे वह निवेदन करती है कि मैं आपको एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने आई हूँ, आप कुमार चंद्रगुप्त को भूल न गई होंगी, तो वह उत्कृष्ट होकर प्रश्न करती है कि क्या तुम उन्हीं कुमार चंद्रगुप्त के विषय में कुछ कहना चाहती हो जो मेरे डोले को मेरे पिता के यहाँ से मुझे बंदिनी सी बनाकर लाए थे? अधिकांश आलोचकों ने ध्रुव स्वामिनी के इस व्यंग को टिस मिश्रित वंदिनी शब्द से यह अभिप्राय ग्रहण किया है कि रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी को वास्तव में ही बंदिनी बनाकर कारागार में डाल रखा था, जो पूर्णतः भ्रांत है। इस बंदिनी शब्द का भाव यह है कि ध्रुव स्वामिनी के पिता चंद्रगुप्त या रामगुप्त से उसका विवाह कराने को स्वेच्छा से तत्पर नहीं हुए थे, अपितु महाराज स्कंदगुप्त की दिग्विजय यात्रा के समय उनकी पराधीनता स्वीकार करते हुए उन्होंने उनको अपनी पुत्री का डोला सौंपा था। अतः वह एक प्रकार से युद्ध बंदिनी के रूप में गुप्त कुल में आई थी। यदि लक्षणा से इस शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाए तो ध्रुव स्वामिनी के इस कथन का अभिप्राय यह है कि पिता के गृह में स्वच्छंद एवं स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाली मुझ कुमारी को जो विवाह के बेड़ियों में बांध कर लाए थे। खड्गधारिणी रामगुप्त की गुप्तचर थी, अतः ध्रुव स्वामिनी के चंद्रगुप्त संबंधी मनोभावों को जानने की कामना से कुमार चंद्रगुप्त की दयनीय दशा का वर्णन करती है कि उन्हें तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, फिर आप ऐसा क्यों कहती हैं? उन्होंने आपसे यह पूछवाया कि मेरा अपराध क्या है? खड्गधारिणी यह प्रश्न है कि इसका साधारण अर्थ यह है कि मुझे किस अपराध की सज़ा दी जा रही है, जबकि इससे ध्वनि भी निकलती है कि आपने मुझे मेरे किस अपराध के कारण भुला दिया है। ध्रुव स्वामिनी इसका प्रथम अर्थ ग्रहण करते हुए प्रश्न करती है कि क्या कुमार बंदी है? खड्गधारिणी का यह उत्तर पाकर कि कुछ वैसा ही देवी, क्या आप राजाधिराज से कहकर उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी की अंत व्यथा फूट उठती है। वह कहती है कि मैं उनका क्या उपकार कर सकूंगी, क्योंकि राजाधिराज की दृष्टि में मेरे प्राणों का क्या मूल्य है? मैं तो अब तक यही नहीं समझ पाई हूँ। वे मदिरा पान करने और विलासनियों के साथ रंगरलियाँ मनाने में ऐसे लिप्त रहते हैं कि अब तक मैं उसके मुखारविंद से कोई मधुर संभाषण तक नहीं सुन पाई हूँ। इस अवसर पर नाटककार खड्गधारिणी के मुख से इस विगत तथ्य की सूचना दिला देता है कि सम्राट स्कंदगुप्त ने कुमार चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उस दशा में ध्रुव स्वामिनी का विवाह भी उसके साथ ही होना निश्चित था। किंतु कुमार चंद्रगुप्त राज्य के साथ साथ अपनी अमूल्य निधि
ध्रुव स्वामिनी पर भी रामगुप्त का आधिपत्य हो जाने दिया है। ध्रुव स्वामिनी के इस कथन से कि राजचक्र सबको पीसता है, इस निसहायों और दुर्बलों को पीसने दो, यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्रुव स्वामिनी के मन में अब भी चंद्रगुप्त के प्रति अनुराग भी की भावना है। यह नहीं कि वह यह भी कहती है कि कुमार की स्किंद सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम ही से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य कुमार चंद्रगुप्त के हित कामना से यह वह दुश्चिंता भी व्यक्ति करती हूँ कि उन्हें कोई भी ऐसा दुस्साहस का काम न करना चाहिए जिससे उनकी परिस्थितियाँ और भी भयानक हो जाएं। ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारिणी के वार्तालाप को रामगुप्त भी छिपकर सुन रहा था। तभी रामगुप्त को युद्ध विषयक संवाद देने की कामना से उसे खोजती हुई प्रतिहार भी वहां से आ पहुंचती है, जहां रामगुप्त खड्गधारिणी से यह जिज्ञासा व्यक्त कर रहा था कि मैं समझ नहीं पाया कि ध्रुव स्वामिनी अब भी चंद्रगुप्त को प्यार करती है अथवा नहीं। रामगुप्त प्रतिहार को यह कहकर फटकार देता है कि तुमने क्या युद्ध की रट लगा रखी है? तू देखती नहीं कि मेरे हृदय में ही यह युद्ध चल रहा है कि जगत की अनुपम सुंदरी मुझे प्यार नहीं करती। वह यह आशंका भी व्यक्त करता है कि चंद्रगुप्त को प्यार करने वाली ध्रुव स्वामिनी के विषय में निश्चिंत नहीं रह सकता। ज्ञात नहीं वह कब चोट कर बैठे, चंद्रगुप्त से मिलकर क्या क्या षड्यंत्र रचे, क्या मुझे अपने साम्राज्य से हाथ धोने पड़ेंगे। तभी शिखर स्वामी रामगुप्त को एक पत्र देकर उसे पढ़ने को कहता है। रामगुप्त उसे पढ़कर चौंक तो उठता है, किंतु संभल कर कहता है कि इस बात की मुझे पहले से ही संभावना थी। शिखर स्वामी कहता है कि जब महाराज को ऐसी घटना की संभावना थी तो आपने उससे छुटकारा पाने का उपाय भी सोच रखा होगा। शिखर स्वामी रामगुप्त को इस आश्वासन भी देता है कि यदि आपकी बात नीति युक्त होगी तो उसका मैं भी उसी प्रकार समर्थन करूंगा, जैसा मैंने महाराज स्कंदगुप्त की इस आज्ञा का विरोध करते हुए कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कुमार चंद्रगुप्त होगा। आपका यह तर्क देखकर समर्थन किया था कि राज्य का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र होना चाहिए। शिखर स्वामी को अपना मनोरहस्य बताता हुआ रामगुप्त कहता है कि यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि मेरे इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है। रामगुप्त का इंगित कदाचित इस ओर की ओर विजय यात्रा वह अपने विरोधी सामंतों अनुजों चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का किसी न किसी प्रकार वध करना चाहता है और इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने पर वह सहज में ही अपने विरोधी लोगों से छुटकारा पा जाएगा। शिखर स्वामी द्वारा रामगुप्त को दिए गए पत्र के विषय में वह उल्लेख है कि रामगुप्त को शिखर को लेकर उन्हें घेर लेने वाले शकराज द्वारा संधि के लिए भेजा गया था और उसमें ध्रुव स्वामिनी के साथ साथ सामंतों की पत्नियों को भी मांग की गई थी। रामगुप्त को इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में था ही उसने शिखर स्वामी से भी इसका समर्थन करने की स्वीकृति ले ली थी। इस अवसर पर नाटक का रंगमंच पर एक अन्य पात्र मंदाकिनी को प्रस्तुत करता है और यह गुप्त रूप से ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारिणी के वार्तालाप को भी सुन चुकी है तथा रामगुप्त और शिखर स्वामी की गुप्त योजना को भी इनके विषय में शीघ्र ही चंद्रगुप्त को सूचित करने को व्यग्र है। उसके इस कथन से भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य को गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर ही लिया है। प्रेक्षकों का या पाठकों को जिज्ञासा होती है कि मंदाकिनी का इंगित इस तथ्य की ओर है
क्योंकि नाटककार ने इस संधि पत्र के विषय में अभी कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है, जिसे रामगुप्त और शिखर स्वामी स्वीकार करने की योजना बना चुके हैं। यह रहस्य भी शीघ्र खुल जाता है जब रामगुप्त और शिखर स्वामी दो विपरीत दिशाओं से ध्रुव स्वामिनी के समीप पहुंचकर उस संधि पत्र के विषय में वार्तालाप करते हैं। इससे पूर्व नाटककार ने दिखाया कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को बातें करने के लिए बुलाना चाहती है, किंतु दासी उसे बुलाने में यह कहकर अपनी असमर्थता व्यक्त करती है कि इसके लिए तो अमात्य की आज्ञा लेनी पड़ेगी। ध्रुव स्वामिनी के समक्ष बोना, कुबड़ा और हिजड़ा एक ऐसा भद्दा प्रदर्शन करते हैं जिसमें बोना कुबड़े को हराकर अपनी पत्नी बीने हिजड़े को अपने विजय की उपहार स्वरूप ले जाने की इच्छा व्यक्त करता है। ध्रुव स्वामिनी उन्हें इस निर्लज्जता के लिए फटकारती हुई वहां से भाग जाने का आदेश देती है, जो शिखर स्वामी का संकेत पाकर भाग भी जाता है। यद्यपि रामगुप्त बोने को दिग्विजयी और वीर कहकर पुकारता ही रह जाता है, शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी और उपस्थित में उचित भूमिका बनाकर शकराज के संधि पत्र की चर्चा चला कर स्पष्ट करता है कि उसमें महादेवी ध्रुव स्वामिनी की यह कहकर मांग की गई है कि उसने उनसे शकराज का विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। शकराज ने अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों की मांग की है। मदिरा पीकर उन्मत्त हुआ रामगुप्त इस विषय में स्वीकृति देते हुए कहता है कि ठीक ही है, क्योंकि जब उसके यहाँ सामंत है तो उसके लिए भी स्त्रियां चाहिए ही। ध्रुव स्वामिनी उत्तेजित होकर व्यंग में कह उठती है कि मैं महाराज का ऐसा उत्तम प्रथम वार्तालाप सुनकर कृतज्ञ हो गए, किंतु साथ ही मैं जानना चाहती हूँ कि गुप्त कुल में अब तक जो इतनी उन्नति की है वह क्या अपनी स्त्रियां शत्रुओं को सौंप कर की गई है। रामगुप्त यह सुनकर झेंप उठता है और खीसे निपोरता और हुआ शिखर स्वामी से कहता है कि इस प्रश्न का आप ही उत्तर दीजिए। शिखर स्वामी प्रश्न को टाल कर कहता है कि मैं क्या कहूँ, इस समय तो हमारा शिविर ऐसा घिरा हुआ है कि संधि की शर्तों को स्वीकार करने में ही प्राण रक्षा की जा सकती है। ध्रुव स्वामिनी पुनः जब वह प्रश्न करती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेद के सामने की है, तो रामगुप्त प्रत्युत्तर देता है कि मुझे किसी ऐसी प्रतिज्ञा की स्मृति नहीं है, क्योंकि उस दिन मैं तो नशे में धूत था। यदि पुरोहितों ने ऐसी बातें कही भी होंगी तो उन बातों को निभाने का दायित्व मेरा क्यों कर हो सकता है। ध्रुव स्वामी ने कातर नेत्रों से शिखर स्वामी की ओर देखती हुई उसका निर्णय पूछती है। यह स्पष्ट करता है कि राजनीति में राष्ट्र की रक्षा के लिए रानी, पुत्र, आत्महत्या सभी का त्याग करने का विधान है। रामगुप्त और शिखर स्वामी को एक मत पाकर ध्रुव स्वामिनी आक्रोशपूर्वक कह उठती है कि मेरे साथ पशुओं जैसा मनमाना व्यवहार नहीं किया जा सकता। आप लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं ही यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी जब यह कहता है कि इससे संधि की शर्त कैसे पूरी होगी और इस राष्ट्र की रक्षा रूपी यज्ञ में आपका बलिदान होना आवश्यक है, तो ध्रुव स्वामी ने क्रोधावेग में पैर पटकती हुई उसे फटकार देती है कि निर्लज्ज अमात्य, मैं ऐसा घृणित प्रस्ताव पुनः नहीं सुनना चाहती। वह अमात्य को वहां से चले जाने का आदेश देती है और रामगुप्त के आगे घुटनों के बल बैठकर उससे प्रार्थना करती है कि मेरे स्त्रीत्व की रक्षा कीजिए।
यह भी कुछ भी अनुयायी करती है कि मेरा यह अहंकार चूर चूर हो गया कि जिसके वशीभूत होकर मैं अब तक आपके विलास की सहचरी नहीं हुई थी और अब से आगे आपकी ही होकर रहूंगी। रामगुप्त पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह कहता है कि तुम्हारी सुंदरता सोने की कटार के समान है। जैसे कोई व्यक्ति सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे अपने हृदय में नहीं चुभा सकता, वैसे ही तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध होकर मैं अपने प्राण कैसे दे सकता हूँ। साथ ही तुम मेरी पत्नी न होकर उपहास की वस्तु हो और मैं भी तुम्हें किसी और की उपहास में देना चाहता हूँ, अतः तुम्हें इसमें कोई आपत्ति क्यों होनी चाहिए। यह सुनकर ध्रुव स्वामिनी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या करने की कामना से अपने रसना से कटार निकाल लेती है, किंतु भीरू रामगुप्त यह समझकर पीछे हटने लगता है कि कदाचित यह मेरी हत्या करना चाहती है। वह ध्रुव स्वामिनी को यह कहकर आत्महत्या करने से रोकना चाहता है कि तुम्हारे मर जाने पर शकराज के पास किसे भेजा जाएगा, और हत्या हत्या चिल्लाता हुआ भाग जाता है। इस अवसर पर कुमार चंद्रगुप्त रंगमंच पर प्रथम बार पदार्पण करता है और महादेवी ठहरिए, यह क्या कहकर उसे आत्महत्या करने से रोकता है। आरंभ में तो ध्रुव स्वामिनी उससे चले जाने की प्रार्थना करती है, किंतु उसके इस कथन को सुनकर कि देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद से, क्षणिक आवेश से या दुखी की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ही ठीक तो नहीं, आत्महत्या का विचार त्यागती हुई कहती है कि तुम आ गए तो अब नहीं मरूंगी। वह आंखों से आंसू भर कर चंद्रगुप्त से कहती है कि आज मुझे उसी प्रकार शक शिविर में पहुंचा आइए जैसे प्रसन्न होते हुए मेरी शिविका यानी डोली को साथ लेकर आए थे। चंद्रगुप्त क्रोधाभिभूत होकर कहता है कि मेरे जीवित रहते ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आपको शकराज को सौंपने का अधम कृत्य करके सम्राट समुद्रगुप्त के कुल गौरव को मिट्टी में मिला दे। तभी रामगुप्त, शिखर स्वामी और मंदाकिनी भी वहां आ जाते हैं। रामगुप्त कहता है कि कुमार देखो तो आत्महत्या कितना भी बड़ा अपराध है। जब चंद्रगुप्त कहता है कि आपसे तो वह भी करते नहीं बनता, तो रामगुप्त उसके इस कथन को कुमार के मन के कुलुष का सूचक बताता है। शिखर स्वामी रामगुप्त की चापलूसी करते हुए कहता है कि कुमार आपको विनय का आचरण नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वह गुप्त कुल का सर्वोत्तम विधान है। उसके इस कथन का उपहास करते हुए चंद्रगुप्त कहता है कि तभी आपने महादेवी को शकराज को सौंपने का विनय दिखाने का निर्णय किया है। इन पात्रों में प्रारंभ में एक दूसरे पर छींटा कसी होती है। मंदाकिनी इस प्रस्ताव को सुनकर कि शकराज एक बार पूर्ण बल से आक्रमण किया जाए, रामदूत कहने लगता है कि मेरे प्राणों को लेने का षड्यंत्र है। चंद्रगुप्त के इस व्यंग को सुनकर कि आओ हम स्त्रियों बनकर रोने लगें, हिजड़ा प्रवेश करके कहता है कि स्त्री बनना सरल नहीं है। तभी वह चंद्रगुप्त के चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहता है कि हाँ, यदि मैं कुमार का आपने हाथों से श्रृंगार कर दूं तो उन्हें देखकर ध्रुव स्वामिनी का भ्रम होने लगेगा। कुमार उसे तो खिचड़ देता है, किंतु ध्रुव स्वामिनी के वेश में उसके स्थान पर स्वयं ही शकराज के शिविर में जाने का निश्चय व्यक्त करता है। रामगुप्त को इतने से ही संतुष्ट नहीं होता है, अतः वह आज्ञा देना चाहता है कि ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों को ही शक शिविर में जाना चाहिए। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी से उसके साथ न चलने के लिए कहता है, किंतु वह यह निश्चय व्यक्त करती हुई कि मृत्यु गहर में हम इकट्ठे ही प्रवेश करेंगे, उसके साथ जाने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करती हैं। निदान चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी सामंतों के साथ शकराज के शिविर की ओर
प्रयाण करती है और मंदाकिनी के इस ओजस्वी गीत के साथ कि पैरों को के नीचे जलधर हो, बिजली के से उनका खेल चले। प्रथम अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब देखिए द्वितीय अंक इस अंक की घटना को रंगस्थली शक शिविर से है। इसका आरंभ में शंकराज की प्रेयसी कोमा अपने मृदुल मनोभाव व्यक्त करती हुई युद्धादि हिंसा में कृत्यों के प्रति घृणा व्यक्त करती है। उसके कथनों से यह आभास मिल जाता है कि यो नागम की कोमल भावनाएं इसके हृदय में ज्वार पर है और वह शकराज के प्रति पूर्णतया समर्पित होना भी चाहती हैं, किंतु शकराज की ओर से भी कुछ ढील दी जाती है और बगीचे में उसके समीप शकराज भी आ जाता है, जो कुछ उद्विग्न सा है। कोमा के प्रश्न करने पर वह यह उत्तर देता है कि आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थितियों में हूँ, उनके कारण मेरी तुम्हारे प्रति अन्य मनस्कता स्वाभाविक ही है। कोमा उसे अपने बलशाली की अधीनता स्वीकार करके संघर्ष से बचने का परामर्श देती है, जिसका वह यह कहकर विरोध करता है कि मैं पुरुषार्थ को ही सब कुछ समझता हूँ और स्वयं को किसी से हीन नहीं समझता। तभी खिंगन लौट कर वह यह समाचार देता है कि रामगुप्त ने संधि के शर्तें स्वीकार कर ली है, जिससे प्रसन्न होकर शकराज सोने की जांच वाले नृत्य की आयोजना का आदेश देता है। कोमा को जब यह विदित होता है कि शकराज ने संधि की शर्तों में रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी की भी मांग की है और वह आ भी रही है, तो वह शकराज को ऐसे अधर्म से बचने का परामर्श देती है।